हेलो गाइस, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो इसमें हम आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एचडी ये जो फिजिक्स का डिस्कस किया था उसी टाइप का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है। तो इसमें देखो, मैथमेटिक्स में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए यहाँ पर जो बैक और ईयर बैक जो लगता है ना, वो इसमें मैथमेटिक्स में ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो देखो, एक मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बोला भी था कि अगर आपको परसेंटेज को अच्छे से मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको अपनी ऑप्शनल और फिजिक्स पर अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हो, फिर मैथ में ऑन एवरेज भी स्कोर रहता है, तब भी आपका परसेंटेज मेंटेन रहता है। अगर वहाँ पर भी आपका ऑन एवरेज स्कोर रहा ऑप्शनल और फिजिक्स में, तो फिर मैथमेटिक्स में भी ऑन एन एवरेज ही स्कोर रहेगा। फिर उसी रहता ही है ऑन एन एवरेज स्कोर आपका, तो आपकी परसेंटेज फिर मेंटेन उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। वहाँ पर अच्छा स्कोर हो गया तो फिर वहाँ मैथ में आपका ऑन एन एवरेज जितना भी स्कोर मेंटेन रहेगा ना, आप अच्छी परसेंटेज आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसको फिर ऑन एन एवरेज के पैटर्न से ही तैयार करना है। फिर ऐसा नहीं करना कि इस पर पूरा फोकस कर देना है, और ऐसा भी नहीं कर देना कि उसको बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं तो फिर आपको बैक ईयर बैक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो कैसे तैयार करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैथमेटिक्स में आपके 3 पेपर होते हैं, आपको पता है। पहला ज्योमेट्री, तीसरा एलिमेंट्री एनालिसिस, और दूसरा एलिमेंट्री एनालिसिस, और तीसरा आपका ओडी। ठीक है। अब देखो, सिंपली आपको वैसे देखो, ज्योमेट्री और ओडी में आई होप अगर आप पढ़ोगे, टाइम दोगे, तो ये रिजल्ट अच्छे देते हैं। कम टाइम में इसमें भी अच्छा स्कोर हम पा जाते हैं। आपका ओडी में ज्योमेट्री भी हो गया, यानी इसमें इतनी चीज़ें नहीं रहती हैं कि ज़्यादा कुछ टाइम देना पड़े, या अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो चीज़ें अच्छे से तैयार रहती हैं। पर लेकिन एलिमेंट्री एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये जो प्योर मैथमेटिक्स है आपका, देखो ये तो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है। 12th में भी आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। पर लेकिन एलिमेंट्री एनालिसिस आपका प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है। इसमें लैंग्वेज यूज होती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती थी, और हम समझ में नहीं आती। समझ में आ जाए तो उसको तैयार करते हो, फिर भूल जाते हो। तो देखो, अब देखो, कोई जादू करके तो आपको याद नहीं करवा सकता, ये एकदम सच है। ठीक है। आपको उसको एक बार तैयार करने के लिए लिख कर तैयार करना पड़ेगा थ्योरम को, यही एक तरीका है। थ्योरम को एक बार समझ लो, फिर उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लो। अगर उस तरीके से आपको एकदम वही तरीका है, बस लिख करके याद करने का उसको, और कोई तरीका नहीं है। जब समझ में आ जाएगी और दो तीन बार लिख लोगे ना, फिर माइंड में क्लिक कर जाएगी वो। ठीक। तो वो तो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ज्योमेट्री आपका पहले पेपर पर। तो देखो, ज्योमेट्री में सिंपली अब मैं आपसे बोलूँगा 5 यूनिट है वैसे, तो इसमें आप 4 यूनिट ही इसमें तैयार करो। ठीक है। इसमें आप पूरा 4 यूनिट तैयार करो। इसमें आपको ज़्यादा ये देखो, जिसने 5 यूनिट तैयार कर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि उसने 5 यूनिट क्यों तैयार कर लिया तो अच्छा है। अब देखो, कौन नहीं चाहेगा कि पूरा सिलेबस तैयार हो, पूरा नंबर स्कोर करें। पर लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिसका 20 से 25% ही सिलेबस हुआ है, या किसी का अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे तैयार क्या करना है। ये चीज़ अभी अभी तो अभी इधर उधर ही चल रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ाया जाए। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 4 यूनिट ही पहले तैयार करना है। ठीक है। जब 4 यूनिट अच्छे से तैयार हो जाए, और 4 यूनिट ही आपके एग्जाम टाइम तक आपकी तैयार हो पा रही है, तो 4 ही करना, फिर 5 पे जल्दबाजी मत करना। ठीक है। 4 ही से एकदम सेटिस्फेक्शन रखना अपना, 4 में हम अच्छे स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है। क्योंकि फिर 5 में से जाओगे, इससे फिर आपकी 4 यूनिट पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। ऐसा होता है कि जब हम 5 यूनिट को तैयार करना जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ 50 में से हम 45 या 40 स्कोर कर लेंगे, तो उतना फिर नहीं होता है। फिर आप 30 से 35 के बीच में ही आ जाते हो। ठीक है। अब टाइम भी दिया, रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं मिला, तो फिर क्यों 5 यूनिट हमको फोकस करना। तो हम 4 यूनिट पर फोकस करेंगे। 4 यूनिट भी तो आपकी 40 होती हैं, तो इसमें से भी 40 में से भी तो आप 35 से 40 के बीच में नंबर ला सकते हो ना। ठीक। और 35 से देखो 40 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो ज्योमेट्री में आपका, और ओडी में अगर आप 40 के लगभग पहुंचते हो, 40 से 45 में, इसमें बनाना आसान है। ओडी में आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती, पढ़ना पड़ता है। पर लेकिन यहाँ 40 से 45 अगर आप बना सकते हो, तो उन्होंने बड़े आपका अगर स्कोर देखोगे, जैसे मान 35 से 40, अगर आप यहाँ से 40 से 45 इसमें ओडी में बना सकते हो, तो ये आपको दिख रहा होगा। ऑनर एवरेज लूँगा इसका 35, इसका ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, इसका सॉरी 85 हो जाएगा, नहीं 75 ही होगा इसका, और इसका 85 हो जाएगा। तो 2 पेपर में आप 75 से 85 के बीच में नंबर में पहुंच जाओगे। ठीक है। फिर एलिमेंट्री एनालिसिस का रहता है, उसमें आप जितना भी स्कोर मान लो, बताऊंगा क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है आपको। उसमें से फिर आप ऑन एवरेज स्कोर बन जाता है, तो फिर हमारा
यहाँ से फिर आपका जो मैथ है एवरेज अच्छे स्कोर की तरफ जा ही रहा है, ठीक है। 75 से 85 से अब आपका स्कोर जो जाएगा वो 100 के उसके जाएगा नियर, ठीक है। तो 100 100 या 100 के लगभग नंबर रहता है तो अच्छा स्कोर रहेगा आपका, क्योंकि जब आप रिजल्ट आ गया ना तब आपको देखोगे कि कम से कम मान लो 60 से 70% 100 के प्लस के लगभग स्कोर नहीं होता, बस 10 से 20% ही आपके जो भी साथी हैं उनका आपका स्कोर रहेगा, ठीक है। बस 10 से 20%, समझ सकते हो ना, ठीक है। तो इसलिए फिर ऐसा नहीं कि 5 मिनट नहीं, बस 4 मिनट तैयार करना, ठीक है, सिंपली। अब 4 मिनट में कैसे कैसे तैयार करना ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। ऐसा मत समझना मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये नहीं, ये रियलिटी है। 10 से रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 मिनट से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जब 4 टारगेट रहता है ना तो कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लेते हैं। जब सिलेबस बड़ा होता है ना तो फिर ज़्यादा टाइम में फिर हम चीज़ें फिर उतनी नहीं हो पाती हैं, ठीक है, फिर वहीं पर ही फंस जाते हैं, तो इसलिए ये है। तो सबसे पहले आपका ज्योमेट्री में पहला देखो आपको ये जो है आपकी यूनिट है जो पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट वाला है जो कॉनिक सेक्शन जिसको आप बोलते हो ना, इसको कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए तो हमने इसकी व्यवस्था कर रखी है। पोलर कोऑर्डिनेट की आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट ऋषभ भाई ने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर आपकी पोलर कोऑर्डिनेट पर, जहाँ पर देखो जितने भी इम्पोर्टेंट वो आर्टिकल है ना इसमें, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उस हमने क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे उस वीडियो में, बस आर्टिकल डिस्कस किए थे। क्योंकि ऐसा होता है देखो कॉनिक सेक्शन में आपका आर्टिकल से भी काम चल जाता है। और देखो जैसे आपका क्वेश्चन रहता है ना, जैसे आपका देखो क्वेश्चन आता है 1 का ए, इसमें क्वेश्चन होगा, फिर और दिया होगा, फिर इसका भी क्वेश्चन होगा। तो हमको इन दोनों तो करना नहीं है, दोनों में से कोई एक करना है। अब क्या ये ज़रूरी है कि दोनों ही पसंद तभी हम करेंगे क्वेश्चन? क्या ये हमने शपथ ले रखी है? ऐसा तो नहीं है, जो भी आएगा वो करना है हमको। तो बस यही आपको सीखना है कि इसमें हमको वो तैयार करना है कि और वाला पसे या ना पसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उन दोनों में से हमारा एक क्वेश्चन पक्का पस जाए, उस टाइप से पढ़ना है बस। जो और एक क्वेश्चन छोड़ना है ना, बस उसी को समझना है आपको इस वीडियो में कि उसको कैसे छोड़ना है, ठीक। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए सिंपली जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने डिस्कस करवा दिए। अगर मान लो 1-2 आर्टिकल उसमें रह भी गया हो ना तो इस बार हम आपको डिस्कस करवा देंगे वो, और इस बार हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब वो तो आर्टिकल का तो वीडियो हो ही चुका है, उसमें जो भी आर्टिकल होगा वो आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे, और इस बार हम क्वेश्चन भी डिस्कस करा देंगे आपके पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक भी मैं उसमें दे दूँगा, तो वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। वहाँ से फिर बात कर लेते हैं आपका यूनिट 3, वो यूनिट सेकंड हो गया स्पीयर। मान लो नाम देखो यूनिट सेकंड 3 कुछ भी कह लो, वो तो यूनिट का नाम ले रहा हूँ मैं, ऐसे स्पीयर है आपका। तो देखो स्पीयर पर ही मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस करवाई थी। तो देखो स्पीयर में मैंने क्या किया है, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी यूनिट तैयार किए हैं, तो इसका जो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस डिस्कस नहीं किया है, मिसलेनियस के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखो स्पीयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी स्पीयर पर। बस मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करवाए थे क्योंकि टाइम नहीं था उस टाइम तब, तो वो चीज़ हम नहीं डिस्कस करवाए थे। पर लेकिन इस बार में मिसलेनियस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना आपके 8 से 10 क्वेश्चन हैं कुछ, इसमें 8 से भी 8 क्वेश्चन होंगे लगभग में, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे मिसलेनियस के। तब तक आप स्पीयर के जितने भी वीडियो मैं डिस्कस करवा चुका हूँ और जितने भी मैं क्वेश्चन लगवा चुका हूँ उन सबको आप पहले कवर कर लो, ठीक है। फिर मिसलेनियस पे वीडियो आना, उसको कर लेना, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखो स्पीयर में कितनी 6 यूनिट आपकी वो 6 एक्सरसाइज होंगी, 6 से 7 एक्सरसाइज हैं, और उसमें 3 से 4 3 से 4 3 से 4 4 से 5 मैक्सिमम क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो आप अगर चाहो तो स्पीयर को सिर्फ 2 से 3 दिन में, मान लो मैक्सिमम भी टाइम दोगे तो 5 दिन में आप स्पीयर को तैयार कर सकते हो बस ओनली। उसके साथ ये नहीं कि पूरे दिन स्पीयर पढ़ोगे, 5 दिन तब दे रहा हूँ मैं, उसके साथ और भी चीज़ें तैयार करोगे ना, और भी सब्जेक्ट हैं आपकी, तो तब भी आप स्पीयर 5 दिन में कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है स्पीयर में, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में भी तो ये 2 यूनिट ऐसी हैं, इसको कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो इन दोनों का तो हमने कर रखा है, आप देख सकते हो वहाँ पर। फिर आपका जो है यूनिट 3 हो गया कोन एंड सिलेंडर, ठीक है, कोन एंड सिलेंडर। तो ये इसमें भी मैंने पूरा तो नहीं करवाया था, कुछ चीज़ें देखो कोन एंड सिलेंडर में लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस करवाया था ना उसमें यही फंस गया था, तो कोन एंड सिलेंडर में ऐसा हो गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर सीक्वेंस से मैंने डिस्कस नहीं करवाया था तो इस बार मैं सीक्वेंस से इसको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, कोन एंड सिलेंडर को। पर लेकिन कुछ मेन चीज़ें सीक्वेंस से डिस्कस किए, तो कोन और सिलेंडर की जितनी भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ उनको आप पहले देख लेना, ठीक है, उनसे आप कवर कर लेना चीज़ें कि क्या क्या। देखो पहले मैं जितना भी मैं वीडियो बनाया था सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट ही उसमें बताया था कि कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। ये नहीं था मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी उसमें। तो एक बार जब आपको पता चल जाएगा ना कि ये
पैटर्न है, ये तरीका है, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो इनमें सेम ज़्यादा वो नहीं है कि मान लो ज़्यादा क्वेश्चन हो, ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि कम ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन तो आपने वैसे भी 12th में किए हैं, ठीक है, तो तब कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखो स्फीयर हो गया, कोन एंड सिलेंडर हो गया, इसमें आप अगर आप क्वेश्चन भी करके जाओगे ना, आर्टिकल पे फोकस नहीं करोगे आपका। देखो इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में आर्टिकल पे फोकस करना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी मान लो आपके ऐसे इस मान लो ए वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आर्टिकल हो और मैं भी आर्टिकल दिया हो, ये बहुत कम चांसेज हैं। आर्टिकल भी वो सॉरी क्वेश्चन की बोल रहा था मैं, ऐसे मान लो इसमें भी क्वेश्चन दिया हो, इसमें भी क्वेश्चन दिया हो, ऐसे बहुत कम चांसेज होते हैं। ऐसा होता है क्वेश्चन देता है और आर्टिकल देता है ज़्यादातर पोलर कोऑर्डिनेट में, तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये दोनों यूनिट इसमें क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का ज़्यादा वो बनता है इंपॉर्टेंस, यहाँ से आर्टिकल का बनता है, ठीक है। और आपका जो फिर देखो आपको फिर पढ़ के जाना है आपकी स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स यूनिट जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। तो ये इसमें अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स में अगर बात करूँ तो इसमें दोनों की आपकी रोल रहता है। इसमें आर्टिकल भी पूछता है क्वेश्चन और प्लस में क्वेश्चन भी रहता है। तो इसमें ये नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ ओनली आर्टिकल से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो आपको दोनों चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको देखो इसमें 3 यूनिट हैं आपकी 4.1, 4.2, 4.3। तो 4.1 में कोई आपका वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपकी 4.2 और 4.3, ये दो एक्सरसाइज आप इनको, ठीक है। तो इसमें आपकी देखो शॉर्ट एंड डिस्टेंस हो गया, आपका सिमेट्रिकल वाला हो गया, ठीक है। और आपका इसमें जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन लगा लेने, ठीक है। तो 4.2 अभी देखो टाइम है, आप अगर आप क्वेश्चन लगाओगे यहाँ से अभी भी, ठीक है। तो 4.2, 4.3 और इन दोनों को मिला के क्वेश्चन मान लो आपके 35 लगा क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो आप लगा सकते हो अभी, ठीक है। फिलहाल में अभी जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लो इसमें अच्छे से तैयार कर लो आप। पहले देखो सर क्वेश्चन और इसमें जितने भी आर्टिकल हैं, तो देखो आपको 4.2 में जितने भी पूरे कंप्लीटली आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो 4.2 के तो पूरा आर्टिकल पढ़ने हैं। 4.3 में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है ये समझो। मैं एक बार इसको निकाल लेता हूँ। जैसे मान लो ये 4.3 है ना आपकी एक्सरसाइज, देखो इसमें ये है ना, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी वो। तो देखो 4.1 में तो जितने भी आपके आर्टिकल है ना ये सब सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लेन, क्योंकि इसमें ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, 8 आर्टिकल हैं, बताओ इसको भी कोई ज़्यादा बड़े बड़े छोटे छोटे आर्टिकल हैं इसमें। तो यहाँ से क्या होगा कि जब 4.2 पूरी एक्सरसाइज को कर लोगे और इसके आर्टिकल को पढ़ लोगे ना एक बार, तो यहाँ से ये आपके देखो थोड़ा सा ये चांसेस हो सकता है कि मान लो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 2 क्वेश्चन में 1.5 क्वेश्चन मिल सकता है, कन्फर्म नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है जिस मान लो फर्स्ट के और ए इसका और हो गया, दूसरे का भी ए उसके और हो गया, तो ऐसा होता है कि मान लो इसमें 4.2 में से ही आपका फंस जाता है दोनों में। अब देखो और में ना फंसे उससे क्या वो नहीं है, मतलब करने को मिल जाता है। पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो एक क्वेश्चन पूरा 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड रहता है, वहाँ से आर्टिकल क्वेश्चन से रहता है, तब फिर उस केस में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो उस केस में आपको सिंपली देखो ये जो आपका है ना ये जो नॉन सिमेट्रिक वेक्टर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सिंपली मैं देखो इसका अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऑफ प्लेन्स का, स्पेशली स्ट्रेट लाइन ऑफ प्लेन्स का, और किसी यूनिट का तो नहीं, क्योंकि उस पर तो मैं कवर करवा ही चुका हूँ आपका, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन प्लेन्स आपको मैं बता दूंगा कि कौन ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक। ये तो यहाँ पर आई होप आपको ज्योमेट्री का तो क्लियर होगा कि क्या क्या रहता है इसमें। तो अब 5 मिनट आपका ये है, अब जनरेटिक लाइन्स है, ठीक है। वो सॉरी कोन एंड सिलेंडर और जनरेटिक लाइन्स हो रहा है इसमें एक टॉपिक आपका, मैं इसमें भूल गया ये, ठीक है। तो जनरेटिक लाइन्स इसमें हम बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो भी 5 यूनिट है आपकी सेंट्रल, कॉन्कॉर्ड और पैराबोलॉइड, तो देखो उसको अभी आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो बस पहले इन चारों को अच्छे से तैयार कर लो, अगर फिर जब टाइम बचे इनको भी तैयार करने के बाद और आपके पेपर जो हैं इनके, तब आप अच्छे से उसको कर लेना, ठीक है। नहीं पहले ये ना हो और उस पर भागना, तो ये सही नहीं रहेगा, ये है। अब देखो सिंपली अब बात करते हैं आपका ओडी की। तो देखो ओडी पे तो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी है वैसे, अगर आप देखोगे, ठीक है। एक नहीं है, कम से कम 2 वीडियो, तो 2 से 3 वीडियो ही होंगी जिसमें मैं बता चुका हूँ कि ओडी का पेपर कैसे कैसे आता है, कि कहाँ पर और का पेपर रहता है, कहाँ से क्या रहता है, ठीक है। उसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ आपके ओडी में। तो पहले पेपर आपका ये वाला जो सेकंड पेपर है इसको देख लो, फिर ओडी पर मैं थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस, पेपर से आपको थोड़ा सा चीज़ें मैं समझाऊंगा अभी ओडी के बारे में, ठीक है। पहले ये समझो आपका पेपर सेकंड, ठीक। तो देखो पेपर सेकंड को एक बार देखो वैसे तो ये आपका 22, 23 और 21, 22 है। तो जिस साल सिलेबस रिड्यूस था ना,
उस टाइप का ये पेपर है उस टाइम का। तो अब आपका तो फुल सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है पेपर का वो। तो लास्ट ईयर पेपर अभी मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं इसी से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो देखो इसमें जो भी चीज़ें देखो वो तो है सिंपली आपको, जैसे 5 ही क्वेश्चन देखो इसमें पूछा गया, 5 ही इस बार पूछता है। बस इतना है कि मान लो जो टॉपिक पहले मान लो ऐसे मान लो आपका ये डिफरेंशियल हो गया, तो डिफरेंशियल से पहले एक क्वेश्चन पूछता था, इस बार 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, बस इतना डिफरेंस हो गया बस। ठीक है, तो पहले हम इसका सिंपली आंसर ले लेते हैं। ठीक है, 19 के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है। ठीक है, या 18 का हो गया या 19 का सेम। तो पहले 19 का देखो एक बार ध्यान से। ठीक ठीक, तो देखो इसमें भी आपको इसमें थोड़ा सा अच्छे से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें तो आपको पता ही है, तो आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से इसमें करना पड़ेगा। तो देखो सिंपली इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है ये समझो ध्यान से, एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका टोटोलॉजी से रहता है, तो आई होप वो तो आप अच्छे से सब लोग तैयार कर लेते हो टोटोलॉजी वाले टॉपिक को। देखो टोटोलॉजी से पहला क्वेश्चन रहेगा ये। अब देखो इसके और में जो क्वेश्चन रहता है वो आपका रिलेशन से रहता है। ठीक है, टोटोलॉजी का क्वेश्चन जो रहता है वो आपका, जैसे इसमें यहाँ पर देखो इसमें 17 में जैसे देखो ये रिलेशन हो गया, ये आपका टोटोलॉजी हो गया। ठीक है, तो रिलेशन और टोटोलॉजी यहाँ ज़्यादातर आपको अप्रोक्स ये आपकी जो देखो 19 का बीच में कैसे आ गया पेपर ये। अच्छा देखो ये आपका रिलेशन हो गया, ये आपका टोटोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख रही है ना, तो रिलेशन और टोटोलॉजी में अब आप पता है ईजी, आपको भी पता है कि ईजी क्या है, टोटोलॉजी है, ये आपको तैयार भी होगा। ठीक है, अब देखो सिंपली इसमें बीच में सेट आ गया है, तो सेट में आपसे तैयार करने की बोलूँगा अभी वैसे भी, क्योंकि देखो ये पहले तो सिंपली समझो कि रिलेशन और टोटोलॉजी, तो जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पहले का ए, ठीक है, वो रिलेशन बन रहा है आपका टोटोलॉजी और रिलेशन से। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस 2 टॉपिक से लेकर के मिलता है। देखो पूरा रिलेशन है, अब रिलेशन में तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब इसमें से आपको टोटोलॉजी ईजी है, इसको आसान करना भी हमको तैयार करना भी इजी है, तो बस हम यहाँ से अब रिलेशन को बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे, टोटोलॉजी को तैयार करेंगे। तो इस टाइप से आपको आंसर को यूज करना है। ठीक है, ये होता है पैटर्न तरीका यूज करने का कि किस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो आंसर को ऐसे समझो आप ध्यान से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका होता है मैप से, जैसे मान लो आपका फंक्शन से रहेगा और सेट से रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब पहले का बी पार्ट, क्योंकि 2 क्वेश्चन रहेंगे ना, पहले का ए पहले का बी। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा फंक्शन और सेट से। अब देखो फंक्शन और सेट में से कोई एक तैयार करना, या तो सेट तैयार करना या फंक्शन तैयार करना। ठीक है, अब जो भी आपको ईजी लगे, अब देखो आपको तैयार तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मान लो बिल्कुल ही आपको चीज़ें आसानी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। तो जैसे मान लो फंक्शन हो गया या आपका सेट हो गया, तो 2 में से कोई एक टॉपिक तैयार करना, क्योंकि देखो फंक्शन सेट आपको दिख जाएगा, ये नहीं कि मान लो मैं वैसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, आपको सिंपली दिख रहा होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ये फंक्शन का हो गया, ये आपका ये सेट, ये आपका यहाँ पर मान लो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ सेट पर क्वेश्चन बना दिया है, ये फंक्शन से हो गया, तो ये आपका आपकी नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन है आपका, जो सिलेबस में देखेंगे तब आपको बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर देखो, तो किसी होता है मान लो X7 बन जाए नहीं, पर लेकिन सिंपली यही आपका रहता है। जब लास्ट का पेपर देखोगे वो भी इसी टाइप का था। जैसे यहाँ पर आपका देखो फर्स्ट का बी कौन सा है, ये इसमें ये रहा फर्स्ट का बी, और में क्या दिया है इसमें देखो, यही पता नहीं अनसॉल्व में क्या लिख दिया है। बी क्वेश्चन कहाँ पर है, बी का देखो और ही नहीं पता नहीं कहाँ लिख दिया है। ठीक है, शायद आई होप ये तो इसका, तो ये अनसॉल्व वाले भी गलती करते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो सिंपली यहाँ पर जैसे मान लो 2 के ए में आपका सेट दे दिया ना, तो ये मैं कहूँगा कि देखो फंक्शन को थोड़ा सा कम, सेट को अच्छे से तैयार कर लेना। सेट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने के। मान लो सेट से आपके 2 क्वेश्चन बन जाता है, यानी ओवरऑल पूरा जो सेट आता है वो आपका 10 नंबर के आने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लो पहले के बी में भी आपको मिल जाएगा और दूसरे के ए में भी ये चांसेस रहता है आपका सेट का। ठीक है, तो फंक्शन से और या सेट में आप जो है प्रायोरिटी जो देना है वो सेट को रखना है। ठीक है, ये है, तो ये आपका यहाँ से रहता है। और देखो आपका एक क्वेश्चन रहता है, या तो देखो आप अगर मान लो कोई फंक्शन को ही तैयार कर रहा है, ठीक है, या सेट को तैयार कर रहा है, तो उसके बाद बीच में एक वो थ्योरम पूछता है आपकी, जैसे देखो डिफाइन ए प्राइम इंटीजर,
तो जो दूसरे का एक क्वेश्चन रहेगा ना, देखो पहला जो कम्प्लीटली क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका टोटोलॉजी, रिलेशन, सेट, फंक्शन, बस ये जो 4 टॉपिक है ना इनसे ही रहेगा। और दूसरे का ए बी इन 4 टॉपिक में से किसी एक से रहेगा। देखो सिंपली समझो, 10 नंबर वहाँ से आ गया और दूसरे का ये मतलब 15 नंबर आपका जो रहता है ये 4 टॉपिक से रहता है। कौन कौन सा टॉपिक से रहता है? रिलेशन, फंक्शन, टोटोलॉजी और सेट। ठीक है। अब 2 के ए में के और में नहीं पूछेगा, इन 4 टॉपिक से वहाँ से जो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो देखो यहाँ से पूछेगा आपका। सिंपली देखो ये जो है ना थोड़ा सा आपका यूनिट 1 का ही पार्ट है वो भी आपका। देखो ये जो है ये जो टॉपिक है ना आपकी, देखो कंप्लीट ऑर्डर फिक्स्ड, यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। ठीक है, कुछ थ्योरम है, जैसे मान लो यूनिट 2 में भी है आपकी, जैसे मान लो ये आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, बेल और ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, सेकंड ये यहाँ तक ये जो भी टॉपिक है ना ये पूरा यहाँ तक ये। तो इसमें से क्वेश्चन रहता है आपका एक। तो इसमें से कभी कभी तो देखो आपकी इरेशनल डेंसिटी थ्योरम डायरेक्ट उसने पूछ ली, स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है, रेशनल या इरेशनल पूछ ली। अगर देखो डायरेक्ट थ्योरम पूछ लेगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ईजी रहेगा आपके लिए। पर लेकिन इसी में अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना तब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को करना, ये रहता है थोड़ा सा। क्योंकि देखो इसमें देखो थोड़ा सा, जैसे यहाँ से देखो स्टेट एंड प्रूफ, इरेशनल डेंसिटी थ्योरम पता है तो कर दोगे सिंपली, पर लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को समझोगे तो थोड़ा सा रहता है ना इंडक्टिव सबसेट ऑफ आर, पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज़ें। क्योंकि अभी आपने प्योर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी कम ही आपका कंसंट्रेशन हुआ है, मान लो कम ही चीज़ें पढ़ी हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है समझने में। तो पर लेकिन चांसेज हैं कि आपका एक इस टाइप से थ्योरम पूछ लिया जाएगा इसमें से, तो ईजी है। तो इसमें से थ्योरम तैयार करके जानी है आपको। ठीक है, कुछ थ्योरम है वो आपको तैयार कर लेना। आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी हैं? सिंपली की पॉइंट ए BSc फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप है ना उसमें आप मीडिया में जाना, तो मीडिया में फ़ोटो होगा, एक फ़ोटो में देखना जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ना वो सर ने लिखी थी, मैंने नहीं, सर ने लिखी थी। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, ठीक है, वो है, उनको तैयार कर लेना आप। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है जो पूछने की चांसेस रहता है नहीं। बेसिकली अब देखो सिंपली आपको कौन कौन सा तैयार करना है, देखो रेशनल इरेशनल डेंसिटी थ्योरम तैयार कर लेना, फंडामेंटल थ्योरम तैयार कर लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी। फंडामेंटल थ्योरम हो गई, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हो गया आपका। फिर आप देखो यहाँ से ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हो गया, जो मतलब 4-5 थ्योरम हो। एक ये है इक्वल वाली, ठीक है, डिविजनल, ये डिविजनल लिखना चाहिए, डिविजनल इक्वल्ड एल्गोरिथम, ये वाली थ्योरम है। ठीक है, तो वहाँ आपको वैसे देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम 2 के ए तक क्वेश्चन तक पहुँच गए कि 2 के ए तक कहाँ से पूछता है। तो 2 का ये जो क्वेश्चन रहता है वो आपको देखो इतने पार्ट से रहता है, यूनिट 1 से और 2 के आधे जो भी हाफ पार्ट बोल सकते हो यहाँ तक ये। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लिया था पूरे इसमें से जितने भी टॉपिक है ना, तो यहाँ से अगर थ्योरम ही पूछ लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बस यही है कि मान लो थ्योरम ही पूछी जाए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहता है ना। 21-22 में भी थ्योरम पूछा गया था, 22-23 में, और लास्ट ईयर भी थ्योरम था। ये आपका 22-23 वाला पेपर है, 21-22 में भी पूछा गया नहीं, ये देख लेता हूँ। तो इसमें आपका अच्छा ये सिलेबस से थोड़ा सा सर इसमें है ही नहीं, इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो वो सिलेबस रेडी हो रहा होगा उस बार। तो ये आपका ठीक है। अब देखते हैं, देखो 2 का बी आपका। अब देखो 2 का बी जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, कहाँ से रहेगा? सीक्वेंस रहता है आपका 2 का बी क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस तो वही मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएंगी सीक्वेंस पर। ठीक है, और वहाँ से भी, क्योंकि देखो सीक्वेंस से सीधा सीधा बहुत इजीली क्वेश्चन पूछता है आपकी, डायरेक्टली थ्योरम पूछ लेगा सिंपली, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ ना। तो सीक्वेंस इजी थोड़ा सा रहता है आपके लिए। जैसे मान लो ये पूछ लिया ना, सीधा सीधा पूछा डिफाइन ए बाउंडर सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, प्रूव दैट सम ऑफ 2 बाउंडर सीक्वेंस रियल नंबर इज बाउंडेड। तो ये एक थ्योरम का वो है आपका स्टेटमेंट है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपका रहता है, तो ईजी रहेगा ये 2 का बी जो क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपका 2 का बी जो क्वेश्चन रहेगा ये। तो यहाँ से जब आप ये जो सीक्वेंस वाला पढ़ लोगे ना टॉपिक, सीक्वेंस सिर्फ इसमें सीक्वेंस, तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, देखो सिंपली क्वेश्चन मत पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे वो भी नहीं कर पाओगे, फिर भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे, फिर क्यों एनर्जी वहाँ पर वेस्ट करना। यहाँ से थ्योरम को लेना है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो तैयार कर लेना और सीक्वेंस को तैयार कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से 20, देखो अगर मान लो लक अच्छा रहा तो आपका 20 में से 20 बन जाएगा, 15 तो आपका फिर मिनिमम रहेगा ही, इससे कम नहीं जाएगा। अगर आप इतना पढ़ के जाओगे यहाँ से थ्योरम सीक्वेंस को पूरा पढ़ के जाओगे, फिर मैंने आपको सेट बोला है, सेट या फंक्शन में से कोई एक कुछ तैयार कर लेना, टोटोलॉजी और उसमें से कोई एक तैयार करके जाना। ठीक है, तो और मैंने ज़्यादा वो क्या दिया आपको, सेट को। ठीक है, सेट पढ़ने की, क्यों सेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, सेट का वेटेज, इसलिए
ठीक है। ये क्यों फंक्शन का तो एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका। तो कभी कभी 2K में भी सेट बना देता है, नहीं तो 2K में वैसे तो यहाँ से ही पूछना चाहिए, दूसरा यूनिट का पूरा सिलेबस यही है तो, पर उसमें भी सेट पूछ लेता है पर, लेकिन ये है ठीक है। तो चांसेस कम बने तो अच्छा ही है 2K। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपका यूनिट सेकंड से पूछा तो अच्छा रहेगा ना, फिर तो थ्योरम वो पक्का ही पूछेगा, पक्का थ्योरम पूछेगा, तो थ्योरम आप तैयार करके जाओगे। दूसरे का भी क्वेश्चन आपका सीक्वेंस से रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी जब आप सीक्वेंस को पढ़ लोगे, इसमें कोई क्वेश्चन की आप वो मत करना, बस ओनली सीक्वेंस में आप जितने भी थ्योरम है, सीक्वेंस की जितनी भी डेफिनेशन है वो पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा आपका, और में से ना फंसे उससे कोई दिक्कत हमें नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है सिर्फ ओनली, ठीक। अब देखो आपका जो 3 क्वेश्चन है इसमें समझो, देखो ये तो थोड़ा सिलेबस रिड्यूस से क्वेश्चन ये है पेपर, इसमें समझो। तो इसमें आपको देखो 3 के एम है आपको। अब देखो लिमिट आ गई आपकी, 30 यूनिट की आ गई आपकी लिमिट। अब देखो सिंपली आपकी लिमिट और ये हो गया। अब देखो इसमें भी आपको पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ना है। अब देखो ये जो 3 यूनिट आपको दिख रही है ना, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक। तो अब देखो ये डिफरेंशियबिलिटी होगी आपकी, तो डिफरेंशियबिलिटी मान लो थोड़ा इजी पड़ता है। इसमें आपकी देखो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, रोल्स थ्योरम हो गई। तो इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम तो पूछता ही है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। और आपका देखो ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल एक फंक्शन हो गया, ये चेन रूल हो गया ना। चेन रूल का मतलब वही जो डिफरेंशिएबिलिटी में जो आपने सीखा था ना, ए इंटू बी का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ए प्लस बी का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बस उसको थ्योरम के फॉर्म में पढ़ना है आपको। तो चेन रूल भी ये डिफरेंशियल फंक्शन भी मैंने डिस्कस करवाया है, ये भी मैंने आपको बताया। साइन ऑफ डेरिवेटिव शायद ये पढ़ा है। ये कुछ टॉपिक देखो इंटरली एक्सिमम थ्योरम, ये मैंने थ्योरम, ये वाली थ्योरम मैंने शायद मैंने डिस्कस की है, पर लेकिन रोल्स लैग्रांजे और ये कोची वाली भी नहीं डिस्कस किया है, पता नहीं, पर लेकिन देख लेना आप। तो डिफरेंशियबिलिटी मैं ये कह रहा हूँ, देखो डिफरेंशियबिलिटी तो आपको पूरा पढ़ना है कम्प्लीटली। अब क्या क्या पढ़ना है उसमें, देखो सिंपली आप समझो, देखो इसमें 4 थ्योरम है बस आपकी, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, ठीक है। थ्योरम है ना वो आपकी एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो ये इसमें देखो सिंपली आपको क्या करना है, देखो यूनिट 3 आपका लिमिट से रिलेटेड, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना होता है हमको। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, देखो ध्यान से समझो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका सीक्वेंस और उससे आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 का ए देखो कभी कभी सीक्वेंस से पूछ लेता है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नहीं बोलूँगा कि हर बार ही पूछता है वो सीक्वेंस से आपका, पर लेकिन किसी किसी बार वो सीक्वेंस से पूछता है। तो अगर मान लो इस टाइप का पैटर्न का अगर आपका पेपर आया कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी सीक्वेंस से अगर पूछ लिया, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वही सेम थ्योरम है, बस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डेफिनेशन और थ्योरम, बस उसमें ज़्यादा क्वेश्चन का वो नहीं रहता है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी जब क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन को समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। पता है देखो कभी कभी ऐसा हो जाएगा, जैसे थ्योरम का वो स्टेटमेंट दे देगा, तो आप उस स्टेटमेंट में कन्फ्यूज हो, तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा स्टेटमेंट की, अब आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये मैंने इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के आया हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जो जनरली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, सीक्वेंस से अगर इस टाइप का रहा, 3 का ए भी अगर आपका सीक्वेंस से पूछ लिया उसने, और में तो आपका कंटिन्यूटी और इससे पूछता है लिमिट से, तो ये लक आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं पूछा था तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी से ही रहता है भाई, ठीक है। तो 3 का ही आपका लिमिट से पूछ लेता है, फिर 3 का भी आपका कंटिन्यूटी से पूछ लेता है। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें बहुत सारी थ्योरम है आपकी। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको जो भी लिमिट कंटिन्यूटी मैंने थ्योरम करवाई है वो कर लेना हो आपको, और मैं 1-2 थ्योरम और करवाऊँगा इसमें, ठीक है। बस वही पढ़ के जाना, उसमें आप ज़्यादा फिर चीज़ें, इसमें करना क्या है वो मैं भी बताऊँगा आपको। इसमें क्वेश्चन लगाने खुद से, ठीक है। क्या करना है, इसमें क्वेश्चन लगा लेने हैं, क्योंकि आप इसमें देखोगे, इसमें लिमिट कंटिन्यूटी में वो क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। पूछता ज़्यादातर मतलब पूछता ही है, आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लो आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया ना, ये एवेल्यूएट करने के लिए डिफाइन द नोटेशन ये दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिमिट पर क्वेश्चन कर लेने हैं, क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा। एक कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन पूछता है, एक लिमिट पर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन से ही हो जाएगा। अगर कोई, ठीक है, थ्योरम की फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा, उस फिर जाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। पर लेकिन देखो इसमें से दोनों में से पक्का एक में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, दो में पूछ, ज़्यादातर दोनों दोनों पूछा था कि एक आपका लिमिट से पूछता है वो क्वेश्चन, फिर एक थ्योरम टाइप में क्वेश्चन दे देता है। एक लिमिट से क्वेश्चन पूछ, वो सॉरी कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछता है, उसमें देखो ये थ्योरम टाइप में दे देता है, ठीक। ये तो रहता ही है जनरली। अगर मान लो थोड़ा सा इससे पैटर्न चेंज किया सर ने, तो क्या करेंगे वो, एक क्वेश्चन ऐसे मान लो, या तो लिमिट में दोनों थ्योरम टाइप में दे देंगे, पर लेकिन क्वेश्चन एक पक्का देंगे कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो
चांसेस दोनों के रहेंगे, तो क्वेश्चन से फिर आपका काम हो जाएगा, आपको और में जानना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। 4 में क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी। 4 का क्वेश्चन आपका डिफरेंशियबिलिटी से रहेगा, 3 का लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रहेगा, 4 का आपका डिफरेंशियबिलिटी से रहेगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में तो आपको देखो पूरा यूनिट पढ़ना है आपको, क्योंकि देखो मैंने आपको बस इसी यूनिट को मैं बोल रहा हूँ जिसमें बहुत चीज़ें कम है, देखो सिलेबस भी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें पूरा यूनिट पढ़ना और क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। 4 तो थ्योरम है देखो इंपॉर्टेंट, वैसे तो बेसिकली इन तीनों लैग्रांज और रोले थ्योरम रहती है, जिनमें से दोनों पूछ लेता है, पर लेकिन वैसे भी देखो ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत कमी ही है, ठीक है। तो इसको तो क्वेश्चन लगा लेना और थ्योरम तैयार करके जाना, बहुत इतनी टफ थ्योरम नहीं है ये आपकी, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, जब आप इसके स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो यही सिंपली है, डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा पड़ता है, सीक्वेंस हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, ये इसलिए मैं पूरा पढ़ने की बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ोगे टाइम दोगे स्कोर होगा आपका, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन पक्का पूछेगा, फिर थ्योरम भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 के 2 पार्ट आएंगे, तो एक पार्ट में तो क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो दूसरे पार्ट में वो आप थ्योरम दे देगा दोनों में। तो ये रोले लैग्रांज ये इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, कोची मीन वैल्यू थ्योरम भी इंपॉर्टेंट रहती है, इंटीरियर ये आपकी इंटीरियर एक्सट्रीमियम थ्योरम भी इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, ठीक है। कभी कभी चैन रूल भी पूछ लिया, तो सारी चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट, तो मेन जो इसमें जो ज़्यादा रहती है ना वो रोले और लैग्रांज, सर भी आपको लोरे और लैग्रांज बताएंगे ज़्यादा, लेकिन ये भी पूछी गई हैं, तब कह रहा हूँ पीवाईक्यू में पूछे गए, चैन रूल आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो इसमें अब देखो आपने अब भी इतना आप तैयार करोगे, सबसे पहले आपको मैंने जो बोला पहले वो तैयार करना, तब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब तक जितना बोला हूँ उतना करना बस आप, उसके पहले इसको अच्छे से एकदम तैयार कर लेना, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि इतना भी आप करके जाओगे ना तब भी आप 30+ के प्लस क्रॉस कर जाओगे इतने में ही, ठीक है। 30+ क्रॉस कर रहे हो, ठीक। और मैंने कहा है कि लक से अगर मान लो उस टाइप का पैटर्न का पेपर आ गया, जैसे सीक्वेंस पूछ लिया 3K में, तो आप 35 भी प्लस कर जाओगे फिर, ठीक है। पर लेकिन देखो आपको फिर 40 या 35+ भी चलना है, तो फिर आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव में अगर आपकी और किस्मत अच्छी रही, जैसे आप इसमें डरवॉक्स थ्योरम को पढ़ के जाओ, और इंटरमीडिएट वैल्यू ये थ्योरम हो गई आपकी, और एक आपकी हो जाएगी ये वाली, ये टेलर्स मार्करम थ्योरम विद लैग्रांज कौची और रिमाइंडर्स, ये मान लो ये लेबनिज थ्योरम भी समझ लो, 1 2 ये तो पूरी है ना एक आपकी, और 3, बस ये 3 थ्योरम पढ़ के जाना आप, ठीक है। ज़्यादा के पीछे मत भागना, ठीक, क्योंकि डरवॉक्स थ्योरम ज़्यादातर पूछी जाती है आपकी, ये टेलर्स भी पूछ लेते हैं, टेलर्स थ्योरम हो गई आपकी, ठीक। ये है, और तो फिर इसमें फिर अब आपको पता है कि बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो पहले 4 पढ़ना, ठीक है, 4 अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसके बाद पहले डरवॉक्स को तैयार करना, फिर तब इसको लेबनीज और टेलर्स को तैयार करना, लेबनीज और मैक्लैरन थ्योरम इन सबको, ठीक है। ये अगर बाई चांस अगर ये पसती हैं 3 थ्योरम में से तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। पर लेकिन ये जो मैंने बताया आपका उसी टाइप का पेपर रहता है, क्वेश्चन आते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मान लो आप 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन रहता है, अब 4 से 5 वाले टाइप के हर क्वेश्चन को आपको बस एक बार भी करोगे तब भी आपके माइंड फिट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी से आप क्वेश्चन करके आते हो ना, 11th 12th में आपने खूब किए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। बस थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज को बस सेम है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिरिचलेट टाइप का फंक्शन पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डिरिचलेट फंक्शन आपका कंटिन्यूस, ये जो डिरिचलेट फंक्शन टाइप का एक क्वेश्चन रहता है आपका, वो कर लेना आप, ठीक है। वो तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, ठीक। और अगर आप पूरा के चक्कर में नहीं रहें तो अच्छा है, क्योंकि बैक चांसेस रहता है इसमें, ठीक है। उसको अच्छे से तैयार कर लेना, फिर पूरा पढ़ना, फिर उससे भी ज़्यादा पढ़ लेना, वो बाद में देखना, पहले इतना ही अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखो डिफरेंशियल ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ इसमें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहता है, किसके और में रहता है, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक। सब कुछ बताया हूँ, और वैसे फिर मैं अब आपको थोड़ा सा इन 2 यूनिट का तो आप वैसे देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सिलेबस है, तो फिर मैंने वहाँ पर एक अच्छे तरीके से समझाया था। देखो सिंपली समझो कैसे पेपर रहता है आपका ओडी का, तो देखो ओडी में क्या रहती है कहानी, कहीं स्पेस है क्या इसमें, 1 मिनट, यहाँ देखो, देखो ओडी में क्या रहता है आपका 5 यूनिट हैं, देखो इसने डिवाइड भी कर दिया आपका 5 यूनिट में, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, मान लो आपकी 40 की रहती है, ओडी से पूछा जाता क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस भी होता है, तो 10 नंबर का वेक्टर कैलकुलस पूछा जाता है BC, ठीक है। तो
10 नंबर देखो इस टाइप का पूछ लेता है कभी कभी, इसमें से आपका ये कभी ऐसा पूछ लेता है 5 का बी का ही पूछा, मान लो बी का एक क्वेश्चन दे दिया और मैं भी मान लो वेक्टर कैलकुलस से दे दिया, टोटल मिला के तो 10 ही बना, पर लेकिन करना तो आपको एक ही है। कभी कभी 5 के में नहीं पूछता, पर लेकिन ये पूरी यूनिट होती है ये, तो यूनिट होने का मतलब फिर चांसेस वैसे रहता है आपका पूरा ही 10 नंबर का पूछेगा, मतलब टोटल मिलाओगे तो 4 क्वेश्चन रहते हैं, क्यों और में भी तो रहता है ना एक, तो ये चांसेस रहते हैं ज़्यादा, क्यों पूरी एक यूनिट है तो फिर पूरा ही पूछा जाएगा ना, ज़्यादा उसी के चांसेस रहते हैं। पर लेकिन वो अब यही होता है कि मान लो कभी कभी एक से ही पूछता है, एक ही में आता है मान लो 5 नंबर का, ठीक है। तो आप इसमें ओडी में होता है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ओडी में देखो सबसे पहले आपको यूनिट 3 और यूनिट ये इसी में आपको कुछ पढ़ना होता है, ये जो आपकी इसमें देखो वैसे तो सिलेबस आपका बहुत है, पर लेकिन आपको इसमें से सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो देखो इन सब को तो वहाँ से वीडियोस देख लेना, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है देखो, इसमें सिंपली आपको वो देख लेना है कि होमोजीनियस हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल, इसमें देखो सिंपली आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है इस पूरी यूनिट में आपकी। यहाँ एक होमोजीनियस टाइप की रहती है, एक नॉन होमोजीनियस टाइप की रहती है। नॉन होमोजीनियस में मान लो जैसे मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इजकल टू अगर 0 है तो ये होमोजीनियस होता है, अगर इजकल टू मान लो कोई फंक्शन दिया है तो नॉन होमोजीनियस होती है। बस हमको इसी का सॉल्यूशन निकालना होता है। उसके कई में सारे मेथड हैं, जैसे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ये कोई मेथड है, ठीक है। जैसे मान लो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये आपका मेथड है। एक ऑपरेटिंग ऑफ डिफरेंशियल पार्टिकल, ये मेथड है। और यूलर कॉची द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो ये मेथड दिख रहे हैं ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये। कुछ पूछे ना पूछे मान लो पूरे पेपर में ये दो तो पूछे ही जाते हैं, इसको तो बिल्कुल 100% आप इंपॉर्टेंट कर लो। यूलर कॉची ये हो गया। फिर क्या होता है देखो, आपको जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट हो गया, इन दोनों में से कोई एक पूछता है वो। अब आप ये रिस्क मत लेना कि किसी दो में से एक ही पढ़ के जाओ, ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि एक मेथड को अगर 4 से 5 क्वेश्चन लगा लोगे एक मेथड पर तो एक पूरा मेथड एकदम कन्फर्म हो जाएगा आपका। 4 से 5 क्वेश्चन लगा लो किसी मेथड पर, मेथड एकदम अच्छे से तरीके से तैयार हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ पर कर पाओगे। सारे क्वेश्चन नहीं करो एक्सरसाइज में, बस 4 से 5 क्वेश्चन कर लो हर हर एक्सरसाइज पर उस मेथड से, ठीक है। तो ये आपका रहता है कि ये सब आप देखो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, ये सब आप छोड़ सकते हो क्योंकि और में भी तो रहता है ना, तो सब कुछ तो हमको नहीं करना होता है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने और वीडियो में बता रखा है, ठीक है। वहाँ से आप और देख लेना। ये मैंने बता दिया कि ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। ये है आपका, आप 21-22 और 22-23 का पेपर मत देख लेना, उसमें दोनों पूछा है। वो इसलिए दोनों पूछा क्योंकि सिलेबस रिड्यूस था, तो कम था ना सिलेबस, इसलिए, ठीक है। वैसे पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा। और इसमें आपका फिर ये यूनिट 5 और ये सब मैंने बता रखा है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बस इतना ही है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।